हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लो लेवल डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में, जहां मैं आ गया हूं एक और नया वीडियो लेकर जो कि होने वाला है फ्लाई वेट डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। ये बहुत ही नीच डिज़ाइन पैटर्न है और एक्चुअली इट्स नॉट काइंड ऑफ अ पैटर्न बट इट्स अ मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। एंड इस पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आप सीखने क्या क्या वाले हैं। तो पहली चीज़ तो यार आप स्टैटिक और फाइनल तो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं वूप्स में, उसके बारे में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे यहाँ पे। दूसरा, फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न होता क्या है, क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन की, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको क्यों यूज कर सकते हैं, और अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको 3 एग्जांपल देने वाला हूं जो बहुत ही खुले हुए हैं, और जितना भी आप वीडियो कहीं पे भी आप जाके देखेंगे या किसी भी किताब में पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वो फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न पढ़ाते पढ़ाते आपको बहुत सारी दूसरी चीजें पढ़ा देंगे और उनका मेन फोकस वहां पे होगा। जैसे मोस्टली एग्जांपल आप देखेंगे तो फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न को लोगों ने फैक्ट्री बना बना के पढ़ाया है, तो आपको लगेगा कि यार ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री या फैक्ट्री मेथड क्यों मेरे को पढ़ा रहा है, मुझे तो फ्लाईवेट पढ़ना है। तो इस वीडियो में आपको फ्लाईवेट पे फोकस करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने लिया है ना वो टिक टैक टो गेम का लिया है। टिक टैक टो बोले तो कट्टम जीरो क्रॉस जीरो वाला गेम जो हम सभी बचपन से खेलते आ रहे हैं, उसका एग्जाम्पल लिया है। और इस वीडियो में मोस्टली मुझे आपको डायग्रामेटिक वे में समझाना पड़ेगा, बाद में मैं आपको कोड वॉक थ्रू दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जल्दी से एक्सकेलीड्रॉ खोल देता हूँ। तो यार कहानी कुछ इस प्रकार है यार। सपोज करो आपको टिक टैक टो टाइप का गेम बनाना है। ठीक है, अब टिक टैक टो गेम की कहानी क्या होती थी यार? टिक टैक टो गेम की कुछ कहानी नहीं होती थी यार। ऐसा एक 3x3 का बोर्ड बनता था और उस 3x3, ठीक है डायग्राम पे ज़्यादा फोकस मत करो, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। मैं जल्दी से 3x3 का बोर्ड बना देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा 3x3 का बोर्ड होगा यार, जिसमें आदमी क्रॉस या जीरो पुट करेगा। ठीक है, इस तरह का आपको गेम बनाना है। इसका लो लेवल डिजाइन आपको बनाना है। ठीक है, तो अब सोच के देखो यार, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत बेसिक, भूल जाओ किसी डिजाइन पैटर्न के बारे में, बहुत बेसिक मैं अगर आपको बताऊं तो आप कैसे इसको डिजाइन करोगे। तो सिंपली यार ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एक बंदा है, ये कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, इसका मैं नाम भी दे देता हूँ, यूजर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर मतलब लैपटॉप, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, यूजर कंप्यूटर। ठीक है, यूजर कंप्यूटर। ठीक है, और ये जितनी भी कहानी है ना, ये पूरा आपका बैकएंड है। मतलब मैं आपको डायग्रामेटिक वे में बता देता हूं कि ये है आपका पूरा बैकएंड सर्वर। ठीक है, और ये जो जितने भी क्लाइंट है ना, वो सारे इस गेम को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे इस गेम को एक्सेस करना चाहते हैं। तो फंक्शनलिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि यार ये बंदा जब भी बोले कि आई वांट टू प्ले अ न्यू गेम, तो उसकी स्क्रीन में ये गेम का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो जाए। मतलब कि ये जो बोर्ड है ना टिक टैक टो का, एक क्लास तो उसकी बनेगी जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा और इस यूजर को दिखेगा, और यूजर जो भी एक्टिविटी करेगा वो उस ऑब्जेक्ट में होगी। सिमिलरली ये सेकंड यूजर के लिए भी एक नया ऑब्जेक्ट गेम का बनेगा, पूरे गेम का। ठीक है, और जो भी एक्टिविटी उस गेम के अंदर ये यूजर करेगा, वो सारी एक्टिविटी उस सेपरेट ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी। उस ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी इस यूजर के ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होगी। सिमिलरली इस तीसरे यूजर का ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट होगा, है ना। अब देखो डिजाइन करने का तरीका। तो स्टेप 1 बिल्कुल बेसिक सोचते हैं। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि एक तो हमारी मेन क्लास होगी जो पूरे इस बोर्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और उस क्लास के अंदर हम एक 2D वेक्टर रखेंगे जो कि 3x3 साइज का होगा। और किस टाइप का होगा? वो जिस टाइप का होगा ना, वो भी एक क्लास ही होगी जिसका नाम होगा सेल। ठीक है, जैसे ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है, वैसे ही ये सारे सेल हैं। और इन सारे सेल में वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स हो सकती है, जीरो हो सकती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा सेल। ठीक है, उसमें एक डेटा मेंबर होगा वैल्यू, जो या तो एक्स ले सकता है या तो जीरो ले सकता है। और इस क्लास का 9 ऑब्जेक्ट होगा एक गेम बोर्ड पे। मतलब जो एक गेम बोर्ड क्लास है ना, उसमें एक 2D वेक्टर होगा,
वो 2D वेक्टर रेफरेंसेस स्टोर करेगा इन 9 ऑब्जेक्ट्स के, 9 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी ना, मैं आपको पहले कोड में दिखा देता हूँ कि ये देखो, ये मेरा एग्जांपल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यार ये मेन क्लास होगी बोर्ड की, ठीक है। उस मेन क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक 2D वेक्टर होगा, ये है एक 2D वेक्टर। अब देखो यार, ये लाइन जो एग्जीक्यूट हुई है ना, ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया यहाँ पे एग्जीक्यूट करके, बट एक्चुअली में क्या होता है ना कि इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये न्यू सेल विदाउट फ्लाईवेट, मतलब ये नए ऑब्जेक्ट उस कंस्ट्रक्टर के अंदर बनेंगे। बट शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ओप्स की क्लास से जावा की क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं तो एलएलडी की क्लास ले रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेन क्लास होगी, उसके अंदर एक 2D वेक्टर इस तरह से होगा। और जब भी यूजर को अपनी टर्न आएगी, यूजर को चाल चलनी होगी, तो वो या तो x लेगा या तो 0 लेगा, और किस पोजीशन पे डालना है वो पोजीशन देगा। तो पोजीशन रो कॉलम से मिल जाएगी, वैल्यू यहाँ पे वैल्यू से मिल जाएगी, ये प्लेस फंक्शन कॉल होगा। और वो प्लेस फंक्शन क्या करेगा कि जो हमने बोर्ड बनाया हुआ है उस बोर्ड के रो कॉलम पे एक नया सेल का ऑब्जेक्ट बना देगा इस वैल्यू के साथ जो यूजर ने पास की है, x या 0। अब कहानी देख रहे हो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक गेम बोर्ड में 9 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं इस क्लास के, सेल विदाउट फ्लाई वेट के, ठीक है। तो ये एक गेम बनेगा, उसमें 9 ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो जब इस पूरे गेम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा इस यूजर के लिए, तो 9 ऑब्जेक्ट इस यूजर के लिए बने, सिमिलरली 9 ऑब्जेक्ट इस यूजर के बनेंगे, सिमिलरली 9 ऑब्जेक्ट इस यूजर के बनेंगे। तो अब इमेजिन करो कि मेमोरी में यार हजारों लोग एक साथ में भी गेम खेल रहे होंगे, ठीक है। तो मान लो 1 मिलियन गेम बोर्ड आपने बनाए, तो 9 मिलियन, 1 इंटू 9, 9 मिलियन टोटल आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे जो मेमोरी में घूम रहे होंगे एक साथ। तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं होगी हीप मेमोरी के लिए, इतने सारे ऑब्जेक्ट आपके रन टाइम पे मूव कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, तो हीप ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फ्लाई वेट पैटर्न यूज करके, ठीक है। अब जो मेरा ये वाला पार्ट है वीडियो का, उसमें मैं आपको फ्लाई वेट पैटर्न से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताऊंगा, बट वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि फ्लाई वेट पैटर्न के अंदर भी फर्दर ऑप्टिमाइजेशंस हैं, जिसको आप ऐसे समझ लो सुपर फ्लाईवेट पैटर्न, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्लाईवेट पैटर्न जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप स्टैटिक और फाइनल जो तो कीवर्ड है ना, उनका भी मतलब बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो यहाँ पे आप यार सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करो कि ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स हमेशा सेम टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, या तो x या तो 0, है ना। भले ही ये पूरा बोर्ड इस यूजर के लिए बना हो, या फिर यूजर 2 के लिए बनाओ, या तो यूजर 3 के लिए बनाओ, किसी के लिए भी बनाओ, बट उस बोर्ड के अंदर ये जो सेल्स होंगे ना, वो सेम टाइप की वैल्यूज स्टोर करेंगे, या तो x या तो 0। तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि यार ऑब्जेक्ट्स को किसी तरह से शेयर करवा दें, क्योंकि है तो वो दो ही टाइप के, x या 0, तो उसको शेयर नहीं करवा सकते मल्टीपल यूजर्स के द्वारा? बिल्कुल करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास नहीं बनाएंगे जो सेल को रिप्रेजेंट करेगी, बट हम एक मार्कर क्लास बनाएंगे। अब ये मार्कर थोड़ा सीबीएसई बोर्ड हो गया, आप इसके नाम पे मत ध्यान देना, बस ये कर क्या रहा है वो ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस मार्कर क्लास में क्या है, मार्कर क्लास में फिर से बस एक वैल्यू है, मतलब एक डेटा मेंबर है जिसका नाम है वैल्यू, जो x या 0 स्टोर करेगी, जस्ट सिमिलर टू व्हाट वी वर डूइंग इन सेल क्लास, ठीक है। और सिमिलरली इसका एक कंस्ट्रक्टर है जो वैल्यू दे देता है, और इसका डिस्प्ले फंक्शन है। अब ये जो क्लास है ना भाई साहब, ये क्लास एकदम सिमिलर है ये सेल वाली क्लास की तरह, ठीक है। आप सोच रहे होगे डिफरेंस क्या हुआ, बस नाम ही तो चेंज किया है, लेकिन मैं बताता हूँ आगे कहानी चेंज कहाँ पे होती है। अभी के लिए देखो, ये जो क्लास मैंने विदाउट डिजाइन पैटर्न के लिए विदाउट फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न यूज करने के लिए बनाई थी, उसका नाम बस ये था सेल विदाउट फ्लाइट। अब जब मैं फ्लाईवेट पैटर्न यूज कर रहा हूँ तो उसमें भी बस नाम चेंज हुआ है, बट अंदर फंक्शनलिटी वही है यार पूरी, ठीक है। एक डेटा मेंबर है, इसमें वैल्यू है। कहानी चेंज यहाँ पे होती है जो मेन क्लास है जो बोर्ड बनाती है, ठीक है। ये वाला जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड के अंदर इन सेल्स का रेफरेंस हम कैसे करवा रहे हैं, बस वहां पे कहानी चेंज हो जाती है। देखो अब यहां पे हमने क्या किया ना, जब भी बोर्ड की क्लास बनी तो हमने 2D एरे तो बनाया, 2D वेक्टर तो बनाया रेफरेंसेस स्टोर करने के लिए, लेकिन उनके अंदर हम लोग बार बार बहुत सारे ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया ना, 2 मार्कर बना दिए हमने, ऊपर ये मार्कर क्लास बनाई थी, इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट बना दिए बोर्ड क्लास के अंदर, ठीक है।
एक एक्स के लिए एक ओ के लिए, ठीक है। और इस ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो आपको रेफरेंस मिल गया। रेफरेंस मतलब ये जो बोर्ड क्लास होगी वो बेसिकली 3x3 की क्लास होगी और उसमें रेफरेंसेस स्टोर्ड होंगे मार्कर क्लास के साथ, ठीक है। तो अब इससे कहानी क्या बनी यार, इससे कहानी ये हुई कि जब भी यूज़र प्लेस फंक्शन कॉल करेगा रो कॉलम वैल्यू की तरह, ये प्लेस फंक्शन भी बिल्कुल ऊपर वाले फंक्शन की तरह ही है, तो हम लोग एकदम वही चीज़ कर रहे हैं जो हम लोग ऊपर कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है ना, कि जब भी ये क्लास बनेगी तो यहाँ पे ये फाइनल कीवर्ड है। फाइनल कीवर्ड क्या करता है, पहली बात तो जो क्लास है, ये जैसे ही इस क्लास का तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दो फर्दर ऑब्जेक्ट होंगे मार्कर क्लास के। तो कभी भी उस ऑब्जेक्ट से इन दो इंटरनल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तुम चेंज नहीं करवा सकते। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरनल क्लास है उसका तुमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और सपोज करो ये बाहर वाली जो क्लास थी इसका भी तुमने नीचे एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे कि मान लो तुम्हारी ये बाहर वाली क्लास है, ये वाली, इसका तुमने मान लो नीचे एक ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू न्यू और इसका नाम कुछ रख दिया ए, ठीक है। अब तुम चाहो, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट बना होगा तो ऑब्वियसली हम ए डॉट एक्स मार्कर कर सकते हैं, है ना। बट ए डॉट एक्स मार्कर तो सही है, बट सपोज करो अब तुम ये बोलो कि चलो मान लो हमने एक और बी क्लास बनाई थी, ठीक है, सेम इसी तरह से तुम बोलो कि मैं ए डॉट एक्स मार्कर इक्वल टू बी डॉट एक्स मार्कर कर दूं, तो ये फाइनल अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि फाइनल बस यही बोलता है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस क्लास के जो भी फाइनल डेटा मेंबर है ना उनका रेफरेंस तुम इस ऑब्जेक्ट से हटवा नहीं सकते हो। मतलब ए डॉट एक्स मार्कर कहीं पे पॉइंट कर रहा है, ये लाइन क्या करवाना चाह रही है कि बी डॉट एक्स मार्कर जहां पॉइंट कर रहा है ए डॉट एक्स मार्कर को वहां पॉइंट करवाना चाह रही है, बट ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा फाइनल कीवर्ड। अब इससे फ़ायदा क्या होता है यार, इससे फ़ायदा ये होता है ना कि जब भी गेम बोर्ड की क्लास बनेगी ना तो उसके अंदर हम लोग 9 न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, 9 न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे जो सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बल्कि सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक होगा एक्स मार्कर जो एक्स को वैल्यू को रिप्रेजेंट करता होगा, एक होगा ओ मार्कर जो ओ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता होगा। और बेस्ड ऑन कि ये एक्स है या ओ है उस रो कॉलम पे एक्स मार्कर या ओ मार्कर को स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जब ऊपर थे, जब फ्लाईवेट नहीं यूज़ कर रहे थे, तो आप देख रहे होगे हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं ना, हम लोग हमेशा यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करके नए नए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो 9 न्यू ऑब्जेक्ट बनेंगे एक गेम के लिए, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सीधे रेफरेंस स्टोर करा दे रहे हैं एक्स मार्कर का और ओ मार्कर का। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा ये हो रहा है, अच्छा चलो फ़ायदे से पहले ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों करवा पा रहे हैं, क्यों हमें न्यू की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हमें न्यू की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही मेरे भाई, क्योंकि जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब या तो वो एक्स स्टोर करेंगे या तो वो ओ स्टोर करेंगे। तो मैं क्यों 10-15 स्टोरेज या 9 स्टोरेज बनाऊं सेम वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, जब मुझे पता है वैल्यू 2 ही टाइप की हो सकती है। तो मैंने यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बना दिए और उन दोनों का रेफरेंस मैं अलग अलग रो या कॉलम पे दे देता हूँ। तो एट एनी टाइम यूज़र जब डिस्प्ले कॉल करेगा तो उसको पता ही लग जाएगा कि कौन से रो कॉलम पे क्या वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा यार, अब जब ये वाला यूज़र है, पहले जब वो गेम बोर्ड बनाता था तो उसके अंदर 9 सेल बनते थे, ठीक है, 9 ऑब्जेक्ट्स। अब क्या होगा, जब ये यूज़र इस गेम बोर्ड को बनाएगा ना तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक्स मार्कर ओ मार्कर। अब वो बोलेगा मुझे यहाँ पे चाल चलनी है, वो बोलेगा कि मुझे चाल चलनी है, इसको एक्स करना है, तो सिंपली 0,0 पे एक्स मार्कर का रेफरेंस आ जाएगा, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा एक्स मार्कर का। सिमिलरली दूसरा यूज़र बोलता है कि मुझे यहाँ पे भी एक्स करना है, तो अगेन यहाँ पे एक्स मार्कर का रेफरेंस आएगा। एक यूज़र बोलता है मुझे यहाँ पे ओ करना है, तो इस रो कॉमा कॉलम पे यानी कि 0 1 2 2,0 पे
ओ मार्कर का रेफरेंस आ जाएगा, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बस इतना सा डिफरेंस है कि जो फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न को नहीं यूज़ करेंगे इस एग्जांपल में, मैं इस एग्जांपल की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो जब भी यूज़र प्लेस करना चाहेगा अपनी चाल, अगर मान लो फ्लाईवेट पैटर्न हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो बोलता है कि हमें यहाँ पे एक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, इस रो कॉमा कॉलम पे एक नया ऑब्जेक्ट बना देंगे सेल क्लास का। ठीक है, फ्लाईवेट पैटर्न जब यूज़ करेंगे तो हम नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ रेफरेंस दे देंगे पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट का, जो कब बनते हैं, जो जब ये गेम बोर्ड की क्लास बनती है। और क्योंकि हम ऐसा कर क्यों पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो सेल्स है ना सब एक जैसे हैं, जो सिर्फ दो ही तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो एक्स या तो ओ। ठीक है, अब सपोज करो कि टिक टैक टो थोड़ा हार्ड होता है, इसमें कोई बोल दे कि हम एक्स भी डाल सकते हैं, ओ भी डाल सकते हैं, जेड भी डाल सकते हैं, तो आपको तीन रेफरेंस बनाने पड़ते हैं, एक एक्स मार्कर, ओ मार्कर, जेड मार्कर। यहाँ पे तीन रेफरेंस बनाने पड़ते हैं, एक्स मार्कर, ओ मार्कर, जेड मार्कर, बट स्टिल आपको 9 नहीं बनाने पड़ते। ठीक है तो इससे फायदा क्या होगा यार, पहले आपने देखा था कि विदाउट फ्लाईवेट में क्या हो रहा था, एक्स सपोज करो आपको गेम बोर्ड है तो, या एक्स नहीं, मैं उसको कुछ और चीज़ से डिनोट करता हूँ। सपोज करो कि विदाउट फ्लाईवेट पैटर्न में क्या हो रहा था कि सपोज करो आपके चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कंक्लूजन में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज कर लो यार, विदाउट फ्लाईवेट नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कंकरेंट यूजर। कंकरेंट वर्ड विकिपीडिया में सर्च करना क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूँ यार। कंकरेंट यूजर मतलब एक बार में आपके सिस्टम में कितने लोग एक साथ गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंकरेंट यूजर मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, दूसरा विद फ्लाईवेट पैटर्न एंड फाइनल, तो नंबर ऑफ कंकरेंट यूजर हमने देखा मल्टीप्लाइड बाय 2। अब एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं यार। एक बात आप जरा सोच के देखो, इस एग्जांपल पे जहां हम फ्लाईवेट यूज कर रहे हैं, हमने बोला कि जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकल है, या तो वो एक्स वैल्यू ले सकते हैं या तो वो ओ वैल्यू ले सकते हैं। इसीलिए आपने क्या किया कि जब भी एक यूजर आया उसने गेम बोर्ड बनाया, तो उस गेम बोर्ड के बनते ही आपने दो ऑब्जेक्ट बनवाए, एक एक्स मार्कर का, ओ मार्कर का, और जब भी यूज़र आया उसने बोला कि मुझे चाल चलनी है, तो आपने यहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट सेल का नहीं बनाया, बल्कि एक्स मार्कर या ओ मार्कर बेस्ड ऑन उसने क्या वैल्यू पास किया उसका रेफरेंस यहाँ पे डलवा दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो इफ एल्स लॉजिक है मैं इसके बड़ा खिलाफ रहता हूँ, और मेरे हर वीडियो में मैंने इसको हटवाया है। तो मैं ना यहाँ पे चाहता तो एक फैक्ट्री भी बनवा सकता था इस चीज़ के लिए, ताकि कोड और स्केलेबल हो, कोड लेवल स्केलेबिलिटी हो, बट जानबूझ के मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पे आपको फ्लाईवेट पढ़ाना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि ये इफ एल्स क्यों इतनी प्रॉब्लम करता है, तो मेरे बाकी वीडियोज़ आप देख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री वगैरह के एग्जाम्पल, वहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इतना प्रॉब्लम क्यों होती है इफ एल्स के कोड में। बट वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैंने ये सब यहाँ पे नहीं बताया है। तो चलिए फिर से मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ कि विदाउट फ्लाईवेट में आपके 9 ऑब्जेक्ट बन रहे थे एक गेम पे, विद फ्लाईवेट में आपके 9 ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं, बल्कि आप 2 मार्कर बना दे रहे हो जब भी ये गेम बोर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। और जब भी यूजर बोलता है कि मुझे चाल चलनी है, तो यहाँ पे आप मार्कर का रेफरेंस दे देते हो बजाय कि न्यू ऑब्जेक्ट बनाना, जिस वजह से फायदा क्या होता है, पर गेम बोर्ड आपके 2 ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो आपके अगर एक्स यूजर है तो 2x आपके ऑब्जेक्ट होंगे एट अ टाइम मेमोरी में। ठीक है, तो चलो बहुत ऑप्टिमाइज हो गया, लेकिन एक और बार सोच के देखो, अभी आपने क्या किया, इस यूजर लेवल पे ऑप्टिमाइज किया है, मतलब इस यूजर का एक गेम बोर्ड है, उसके अंदर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बनने दिए। इस यूजर का अलग से गेम बोर्ड होगा, उसके लिए 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, बट मल्टीपल 9 ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली इस यूजर के लिए। बट इवन अगर आप इस पूरे पर्सपेक्टिव से देखो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस पर्सपेक्टिव से देखो, इन सभी यूजर को मिला के देखो अगर आप, ठीक है, तो ये सभी यूजर ये भी तो कह सकते हैं यार कि मेरे लिए भी एक्स मार्कर ही एक्स वैल्यू को डिनोट करता है, मेरे लिए भी एक्स मार्कर ही एक्स वैल्यू को डिनोट करता है, मेरे लिए भी एक्स मार्कर ही है।
तो क्यों ना हम लोग पर यूजर जब गेम बोर्ड बनाता है तब हम दो मार्कर बना रहे हैं एक्स और ओ, उसकी जगह हम ग्लोबल लेवल पे दो ही मार्कर बनाए। समझे? ग्लोबल लेवल पे दो मार्कर बनाए मतलब ये जो पूरी क्लास है ना गेम बोर्ड वाली, इस पूरी क्लास के लिए सिर्फ दो ही क्लास बने, एक एक्स मार्कर और एक ओ मार्कर। ठीक है? और जब भी इनमें से कोई भी यूज़र बोले कि मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक्स चाहिए और वो एक्स रेफरेंस होना चाहिए मेरे ऑब्जेक्ट में, इस यूज़र का खुद का ये गेम बोर्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, उस गेम बोर्ड के ऑब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे एक्स चाहिए, तो हम बोलेंगे बहुत बढ़िया बात है यार, आप हमें रो कॉलम पास करो। वो ये वाली रो कॉलम पास करेगा और बोलेगा कि वैल्यू एक्स चाहिए, तो हम ये एक्स मार्कर यहाँ पे दिलवा देंगे। सिमिलरली ये नया यूज़र आएगा, बोलेगा मुझे सेम एक्स मार्कर इसी पोजीशन पे चाहिए, तो फिर से हम इस यूज़र ने अपने लिए जो गेम बोर्ड बनाया होगा ना, उस गेम बोर्ड का ऑब्जेक्ट अलग होगा, उस ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन पे ये एक्स मार्कर का रेफरेंस दे देंगे। मतलब कहानी ये होगी कि ये जो गेम बोर्ड क्लास होगी ना, इस गेम बोर्ड के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक्स मार्कर और ओ मार्कर नहीं बनेगा, जो आपने अभी मेरे पिछले एग्जांपल में देखा था जहां मैं फाइनल यूज कर रहा था, बल्कि इस पूरी क्लास के लिए सिर्फ एक ही एक्स मार्कर और एक ओ मार्कर होगा और हर यूजर इसी को शेयर कर पाएगा। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो आपने यार स्टैटिक का कॉन्सेप्ट सुना होगा, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जब भी किसी क्लास में, देखो ये एग्जांपल मैं देता हूँ, जब भी किसी क्लास में आप कोई डेटा मेंबर स्टैटिक के साथ यूज़ करते हो ना, इसका मतलब ये जो डेटा मेंबर है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते टाइम नहीं बनेगा। नॉर्मली हमने यही पढ़ा है कि क्लास जो होती है वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होती है। तो आपने सिर्फ ये क्लास कोड जब एग्जीक्यूट हुआ है तो अभी मेमोरी में कुछ भी बना नहीं है। जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब उस ऑब्जेक्ट को ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी अंदर की और तब मेमोरी यूज होगी। तो जैसे मान लो कि अगर आप एक एक सेकंड के लिए ऊपर जाते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल क्लास है जहाँ पे हम लोग स्टैटिक, अच्छा चलो यहीं पे आते हैं। सपोज करो कि ये स्टैटिक मैं यहाँ से हटा दूँ, इग्नोर कर दो इस स्टैटिक को। सपोज करो कि ये स्टैटिक मैं यहाँ से हटा दूँ और चलो सपोज करो फाइनल भी यहाँ से हटा ही दूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। अभी क्या होता है ना यार, ये क्लास जब एग्जीक्यूट होती कोड में तो अभी कोई भी मेमोरी बनी नहीं है, ठीक है। बट जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला कोड यूज होता, जब ये न्यू और टिक टैक टो फाइनल ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होती मेरे भाई, तब मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट होता और एक ऑब्जेक्ट बनता जो हीप मेमोरी में आता और उस ऑब्जेक्ट के लिए ये सारे डेटा मेंबर बनते, ये सारे डेटा मेंबर प्राइवेट वाले, ठीक है। सिमिलरली कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनता, जैसे कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया, इसका नाम रख दिया ए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया जिसका नाम रख दिया बी, एक ऑब्जेक्ट मैंने ए बनाया जिसका नाम रख दिया मैंने सी। तो अभी क्या होता ना यार, हम लोग स्टैटिक नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्ट ए होता, ठीक है, उसका अलग से ये डेटा मेंबर होता है एक्स मार्कर, ऑब्जेक्ट बी का एक्स मार्कर अलग होता, ऑब्जेक्ट सी का एक्स मार्कर अलग होता। बट अगर हम यहाँ पे स्टैटिक लगा देंगे तब क्या होगा ना, इवन इफ ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ क्लास का कोड एग्जीक्यूट हुआ है, स्टिल ये दो स्टैटिक डेटा मेंबर मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे। और भले ही आप तीन ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर यहाँ नीचे आप भले ही ए डॉट एक्स मार्कर कॉल करो या आप बी डॉट एक्स मार्कर कॉल करो, ये दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट करेंगे, यानी कि इस स्टैटिक डेटा मेंबर को। तो ये लाइन नोट कर लेना, स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर स्टोर्ड अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर स्टोर्ड अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट separately defined for each object।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया ना, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जहाँ हम कह रहे थे कि यार ये यूज़र, जब मैं फाइनल वाला एग्जांपल दिया था तो आपको क्या बताया था कि इस यूज़र के लिए गेम बोर्ड बनेगा तो अंदर आपके दो मार्कर बनेंगे एक्स और ओ। सिमिलरली इस यूज़र का जब गेम बोर्ड बनेगा तो इसके अलग से मार्कर बनेंगे एक्स और ओ। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पूरी क्लास के लिए दो स्टैटिक मार्कर बनेंगे एक्स एंड ओ। अगर ये यूज़र आएगा तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा गेम बोर्ड का। ठीक है। उसमें जब भी ये वाला यूज़र बोलेगा कि मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे हम रेफरेंस स्टोर करा देंगे इस स्टैटिक एक्स मार्कर का। ठीक है। तो अभी फायदा क्या होगा ना, अगर आप 1 करोड़ यूज़र भी ले आओ जिन्होंने 1 करोड़ यहाँ पे गेम बोर्ड की क्लास बनाई है, तब भी एक्स मार्कर और रो मार्कर सिर्फ दो ही बनेंगे। तो इससे देखो कितनी आपकी मेमोरी सेव हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने रियल टाइम में मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का। मेरी वजह से प्रोडक्शन एक बार फटा था क्योंकि मैंने हीप मेमोरी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। तो इससे क्या हुआ था ना, मेमोरी में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते गए बनते गए बनते गए, जो डिफ़ॉल्ट गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम होती है उसकी फट मतलब वो फट गई और वो सही से काम नहीं कर पाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है और बहुत सिंपल डिज़ाइन पैटर्न है। और ये आप ना देखो, दो तरह की चीज़ें हैं यार। जब भी आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दिया जाए कि आपको कोई गेम डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि यार एक गेम को 1000 लोग खेलेंगे एक बार में, है ना। तो ऑब्वियसली हज़ारों ऑब्जेक्ट्स रन टाइम पे मेमोरी में चलेंगे, है ना। तो इस पैटर्न को आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें कंकरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ऑनलाइन स्प्रेडशीट हो गई, ऑनलाइन वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। स्ट्राइवर भैया का आपने देखा था ना, जब उन्होंने शीट डाली थी बहुत सारे यूज़र आए थे, फट गई थी शीट। तो बहुत कंकरेंसी थी, तो वो फटी नहीं थी, वो हीप ओवरफ्लो ही हुआ था वहाँ पे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में बन रहे थे हर एक यूज़र के लिए और फट जा रही थी शीट। ठीक है। अच्छा, ये मस्त टॉपिक मिल गया, मैं थंबनेल में डाल सकता हूँ कि वाई स्ट्राइवर शीट वाज ब्रोकन। ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, याद रहेगा आपको फ्लाई वेट डिज़ाइन पैटर्न। नाम से ही स्पष्ट है यार, फ्लाई वेट, वजन को उड़ा दो, हल्का कर दो, मेमोरी से ऑब्जेक्ट उड़ा दो, हल्के कर दो। कैसे हल्के करोगे? दो तरीके से, स्टैटिक या फाइनल। स्टैटिक करोगे तो बहुत ही हल्का हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। फाइनल करोगे तो थोड़ा ठीक ठाक वेट रहेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि यार हम फाइनल क्यों करते हैं, हर बार स्टैटिक ही कर देते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट छोटे ही कर देते हैं। तो यार कई बार ना हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। थोड़ा ज़्यादा डीप में हो जाएगा और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बाहर निकल जाएगा। ये इतना डीप में आपसे कोई पूछेगा नहीं, और पूछता है तो कहते ना भैया सॉरी नहीं आना आपकी कंपनी में। फिर मैं आपको बस इसलिए बता देता हूँ, ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। मैं सिर्फ स्टैटिक और फाइनल का डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ कि क्यों हम इस पैटर्न में हमेशा स्टैटिक नहीं यूज़ करते हैं। फाइनल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है क्यों दिया है, क्योंकि कायदे से अगर आप देखो एग्जांपल के तो स्टैटिक ही मोस्ट ऑप्टिमाइज है। बट स्टैटिक में प्रॉब्लम क्या हो रही है ना यार, कि हमेशा दो ही मार्कर बन रहे हैं, भले ही करोड़ों यूज़र ने आके ये क्लास बनाई हो। ठीक है। सपोज करो आप इस लेवल पे जाना चाहते हो डीपनेस में, जहां आप बोलने चाहते हो कि यार हर यूज़र के लिए हमें अलग एक्स मार्कर ओ मार्कर चाहिए, क्योंकि हमें कुछ डेटा एनालिसिस करना है बेस्ड ऑन कि किस यूज़र ने कितना एक्स मार्कर किस पोजीशन पे यूज़ किया है। तो वहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स यूज़र लेवल पे लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको यूज़र लेवल पे एक्स मार्कर और ओ मार्कर चाहिए होंगे, तो वहाँ आप फाइनल यूज़ करोगे। इससे क्या होगा, एक ये यूज़र आएगा, उसके लिए गेम बोर्ड क्लास बनेगी और उसी गेम बोर्ड क्लास के अंदर दो मार्कर बनेंगे। अब ये यूज़र आएगा, उसके लिए फिर से गेम बोर्ड क्लास बनेगी, उसके अंदर दो एक्स मार्कर ओ मार्कर यूज़ करेंगे। तो ये वाला यूज़र जब भी प्लेस यूज़ करेगा ना, तो उसके गेम बोर्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर जो रेफरेंस होंगे वो इसी यूज़र के एक्स मार्कर और ओ मार्कर के होंगे। तो सेग्रीगेट कर दिया आपने एक्स मार्कर ओ मार्कर यूज़र लेवल पे, जिससे आप एनालिटिक्स अच्छे से कर पाओ। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा वीडियो, और मेरी प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपका फीडबैक क्या है और नया किस डिज़ाइन पैटर्न के बारे में आप सीखना चाहते हैं। तो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है दोस्तों, नेक्स्ट वीक से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और भी एक नई प्लेलिस्ट जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। तो उस अभी तो मैंने आपको एक एक पैटर्न लिया, एक एक एग्जाम्पल लिया, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू पैटर्न समझाया। उस प्लेलिस्ट में मैं आपको
डायरेक्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन जो मेरे पर्सनल, मेरे दोस्तों के पर्सनल है, वो एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर मल्टीपल पैटर्न्स लग सकते होंगे या लग रहे होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टैकल करना है। देखो, डिज़ाइन पैटर्न समझना एक चीज़ हो गई। नॉर्मली इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं ना यार, आधे घंटे के इंटरव्यू में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप मन में सोचो कि ये डिज़ाइन पैटर्न लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। तो नॉर्मली आप पहले एंटिटी के बारे में सोचते हो कि क्या एंटिटीज़ बनेंगी, जो मैंने गधे घोड़े वाला एग्जांपल पिछले वीडियो में दिया था वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप चेक करते हो कि क्या सर्विस क्लासेस बनेंगी, और बड़ा बड़ा कोड लिखना स्टार्ट करते हो। जब वो कोड कंप्लीशन हो जाता है उसके बाद इंटरव्यूअर आपके पास आता है और बोलता है कि इसमें कौन सा डिज़ाइन पैटर्न लग सकता है, और वो ये भी नहीं बोलेगा कौन सा डिज़ाइन पैटर्न, ये बोलेगा कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पहले कि वो बोले, उसके बोलने से पहले आपको बोलना है कि नाउ माई कोड इज कंप्लीट बट आई थिंक देर इज अ बेटर वे, वी कैन ऑप्टिमाइज इट यूजिंग दीज क्लासेस इन दैट वे, यूटिलाइजिंग पर्टिकुलर डिज़ाइन पैटर्न। तो इस वजह से उन एग्जाम्पल्स को, मतलब एंटिटी सोचना, सर्विस क्लास सोचना, एग्जाम्पल के हिसाब से बनाना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो आप मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आई विल बी बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। सबका धन्यवाद।